जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने कहा था कि सीजी टेट जो है ये आ चुका है अब हमारे सामने, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो सीजी टेट 2022 का जो हमारा 18 सितंबर को पेपर है, बहुत कम दिन बचे हैं। तो जीत फाउंडेशन क्लासेस अपने तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि जो भी सिलेबस है आपका कंप्लीट करवाया जाए, और बहुत हद तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोस लेके आए जाएंगे। और इसी कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं समावेशी, ठीक है, विकास को। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी विकास। कुछ ज़रूरी बातें हैं वो मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए भाई, मैं ये लेक्चर्स तो लेके आ ही रहा हूँ। तो जो सीजी टेट है हमारा इसके लिए 2022 का, और आप हमारा ऐप भी देख सकते हैं, जीत फाउंडेशन क्लासेस का जो हमारा ऐप है वहाँ पे वर्ग 3, वर्ग 2 विज्ञान और गणित, और वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, इसकी सबकी अलग अलग बैच है। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस के साथ इनको कंपाइल करके रेडी कर लिया गया है। तो आप अगर चाहें, इंटरेस्टेड हो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक बेनिफिट और है, सीजी टेट का अलग से हमने बैच इसलिए नहीं लाया। बहुत लोग सीजी टेट का बैच लेके आए हैं, वो जो भी रीज़न हो सब अच्छा ही सोचते हैं बच्चों का, लेकिन हमारी सोच ये थी नहीं लाने के पीछे कि हम जितना भी कंटेंट हो सकेगा आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा ऐप में हमारा कोर्स लेता है, सहायक शिक्षक वर्ग 3, वर्ग 2 और गणित विज्ञान वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, तो उस कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक है, और सिलेबस आपको पता है कि दोनों का सेम है। इस वजह से अगर आप वहाँ अभी बैच ले लेते हैं तो आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। ये चीज़ का ध्यान रखें आप कि आपकी सीजी टेट की तैयारी भी हो जाएगी, और साथ ही साथ और सबसे कम फीस में है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम फीस में जीत फाउंडेशन क्लासेस सबसे बेस्ट कंटेंट दे रहा है और सिलेक्शन भी देगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की कि समावेशी विकास किसको कहेंगे। ठीक, हम आते हैं आज के टॉपिक पे। तो समझने की बात है कि शिक्षा में हमेशा से क्या रहा है, अंतर्भेद, विषमता, वर्ग भेद इत्यादि का कोई स्थान अगर रह जाता है तो उसको हम समावेशी विकास नहीं कह सकते। ठीक, यानी कि शिक्षा सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, ठीक है, चाहे कोई शारीरिक रूप से अपंग हो, ठीक, जिसको हम दिव्यांगजन बोलते हैं, या किसी भी तरीके से उसके में अक्षमता हो, तो सबके लिए लेकिन जो अवसर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, और सबको बराबर तरीके से शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए शिक्षा को वर्ग विशेष के चक्रव्यूह से बाहर निकालकर सभी को समान समझते हुए समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय के साथ अपने कर्तव्यों को क्या करना होगा, निष्पादन करना होगा। समावेशी विकास में शिक्षा से संबंधित, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, तो किस तरीके से किस चीज़ों को हमको मैनेज करना है। अब बात यह है कि इसमें हम क्या मेनली पढ़ेंगे, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और नहीं भी तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 8 क्वेश्चंस आने के हैं। तो इसके जितने भी लेक्चर्स आएंगे मैं कोशिश करूंगा बहुत बेहतर तरीके से ले आऊं, और एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। अब विभिन्न योग्यता वाले बालकों की सक्षमता का अधिकतम उपयोग क्या जरूरी है भाई, आवश्यक है, ठीक है। अलग अलग योग्यता वाले बालक हैं तो उन सभी की जो भी योग्यता है तो उनका अधिकतम उपयोग बहुत जरूरी है। अब इस कार्य हेतु समेकित शिक्षा प्रणाली, ये याद रखिएगा, ये समावेशी विकास का आधार है, ठीक है। समेकित शिक्षा प्रणाली, इंटीग्रेटेड एजुकेशनल सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं, द्वारा सामान्य विद्यालयों की कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले बालकों को समन्वित कर शिक्षण उपक्रम क्या करने चाहिए, किए जाए। बालकों के अनुसार विद्यालय स्वयं में परिवर्तन करे, ठीक है। जैसे जैसे बालक हैं उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार विद्यालय क्या करे, परिवर्तन करे स्वयं में, ताकि बालकों को क्षमता अनुसार अधिकाधिक विकास के अवसर क्या हो, प्राप्त हो। उनमें क्या हो, आत्मविश्वास, आशा, कर्मठता, जीवन के प्रति आकर्षण का भाव क्या हो, जागृत हो, तथा शिक्षा अपने मानवीय दायित्व के निर्वहन में सक्षम हो, जीवन के समाज उपयोगी क्या कर सके, बनाया जा सके। तो ये एक इंट्रो था, अगर आप देखेंगे इसको तो। अब बात करेंगे हम समावेशी शिक्षा की परिभाषा, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे, समावेशी शिक्षा की परिभाषा। और ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। ये पूरा ही पीडीएफ इसका, चाहे एमसीक्यूज का हो, सब कुछ आपको वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से आप जीत फाउंडेशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप लोग
मेरे जिस भी वीडियो पे मैं आपको यहाँ पे खुलेआम बोल रहा हूँ, ठीक है, 1K प्लस लाइक अगर ले जाते हैं तो उसका मैं PDF मेरे टेलीग्राम चैनल, जीत फाउंडेशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा। बट एटलीस्ट 1K लाइक तो आना ही चाहिए, ठीक है। वीडियो में 1000 लाइक आ जाएगा, उस वीडियो का मैं तुरंत उठा के PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। समावेशी शिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है? तो समावेशी शिक्षा एक प्रकार की समेकित शिक्षा प्रणाली या इंटीग्रेटेड एजुकेशनल सिस्टम की ओर क्या करती है? इंगित करती है, इशारा करती है, जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के और अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करे और एक स्तर पर लाया जा सके। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक वर्ग को क्या करे? शिक्षा दिया जा सके। अच्छा, समावेशी जो शिक्षा है इसके सिद्धांत क्या क्या है इसको आप जानते रहिए और यही से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यही से क्वेश्चन बनेंगे कि बालकों में एक सी अधिगम की प्रवृत्ति, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? बालकों में एक सी अधिगम की प्रवृत्ति, यानी कि सीखने की प्रवृत्ति हो, ठीक, उसके सिद्धांत ये कहते हैं। दूसरा, बालकों को समान शिक्षा का अधिकार। तीसरा, सभी राज्यों का यह दायित्व है कि सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन, ठीक, सामग्री, धन और सभी संसाधन क्या करें? स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके क्या करें? आगे बढ़ाएं। सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वो संसाधन, ठीक है, सामग्री और ये सब जो है वो स्कूलों के माध्यम से क्या करें? गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आगे बढ़ाएं। अगला है सिद्धांत में कि शिक्षण में सभी वर्गों, शिक्षक, परिवार तथा समाज का दायित्व है। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि हम जो सीखते हैं, जो एक बालक होता है जब वो सीखता है, सीखने की प्रक्रिया में रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सबसे पहले उसकी फैमिली का, देन उसके आसपास के समाज का और फिर उसके विद्यालय और विद्यालय में शिक्षक का, ठीक है। तो दायित्व क्या है कि उन लोग समावेशी शिक्षा में अपेक्षित क्या करें? सहयोग करें, ठीक है। तो शिक्षण में जो सभी वर्ग हैं, शिक्षक, परिवार और समाज, इनका दायित्व बनता है कि समावेशी शिक्षा में क्या करें? अपेक्षित सहयोग करें, ठीक। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो निकल के आता है समावेशी शिक्षा की परिभाषा के निकल के कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में, ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों को शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा था 1993 में, ठीक है। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करेंगे सिद्धांत और परिभाषा के बाद, हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और उसकी परिभाषा के बाद जो समेकित शिक्षा है उसकी आवश्यकता और क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। तो पहला तो है कि कारण, तो पहला कारण है उपागम्यता। सामान्य बालकों तथा असामान्य बालकों को समेकित शिक्षा द्वारा शिक्षित करने की आवश्यकता है, ठीक है। जो सामान्य बालक हैं जिनको आप आसानी से सिखा सकते हो और जो असामान्य बालक हैं जिनको सिखाने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो दोनों को ही शिक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जो असामान्य बालक हैं, ये जो सुन नहीं सकते हैं ठीक से, जो बोल नहीं सकते हैं ठीक से, जो देख नहीं सकते ठीक से, तो उनको शिक्षा पाने का अधिकार ही नहीं है। आप उनको ऐसे ही छोड़ दो कि ये कहीं ना कहीं से कम है शारीरिक रूप से, तो हमें इन्हें शिक्षा से वंचित कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, आपको उनको भी लाना होगा इस धारा में। और यह जो इसका सर्वप्रथम कारण क्या है कि उनको भी शिक्षित करने की आवश्यकता क्यों है सामान्य बालकों को? क्यों? क्योंकि विभिन्न योग्यता वाले बालकों है तो उनकी संख्या अनुसार घर के पास ही क्या करना है? विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना अत्यंत कठिन कार्य है। ऐसा है कि माना जाता है जो प्राइमरी वगैरह स्कूल से तो घर से ना 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। शहरों में तो ये चीज़ें जनरली देखने को मिल जाती हैं, लेकिन गांव में ऐसा होता है ना कि 3-4 गांव मिला के एक स्कूल होता है, तो अच्छा खासा बच्चे को ट्रैवल करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि जो सामान्य बालक है वो तो चले जाएगा और गांव में बाकी लोगों को बड़े काम रहते हैं, कृषि कार्य वगैरह वगैरह। जैसे हम लोग ही खुद जब हम छोटे थे, ठीक है, तो हमें जाना पड़ता था तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर,
स्कूल, और आप यकीन कीजिए बस्ता रहता था, पीठी पे लाद लेते थे पीठ पे, और मैं, मेरी बुआ, चाचा लोग सब मिल के हम लोग पैदल पैदल जाते थे। और आप यकीन नहीं मानिएगा, जब बारिश का समय आता था तो बीच में आता था जोरी, जोरी मतलब एक इलाके का नाम है, वहाँ पानी भर जाता था, ठीक है। तो अब उसको पार करके एक बच्चा जा ही नहीं सकता, तो मतलब बहुत चैलेंजेस हुआ करते थे। अब इसके लिए ज़रूरी ये था ना कि हमारे गांव में भी बढ़िया स्कूल होता, तो हमको दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता। धीरे धीरे अब आज विकास हुआ है, गांव में बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं और इंटरमीडिएट हैं और इवन कॉलेज तक खुल गए हैं। बट जो समस्या, समावेशी शिक्षा की जो चुनौती है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया जो हम लोगों ने झेला है, ठीक। एक और तो हम सामान्य बालकों हेतु पड़ोस में विद्यालय की बात करते हैं, जिसके तहत प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय बालक के घर से अधिकतम 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी पर क्या होने चाहिए, स्थापित होने चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, असंवेदनशीलता, ठीक है। असंवेदनशीलता यानी कि समेकित शिक्षा की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है, असंवेदनशीलता। असंवेदनशीलता समाज, परिवार, अध्यापकों द्वारा मित्रों की संवेदनहीनता तथा नकारात्मक अभिवृत्ति के फलस्वरूप विशिष्ट बालक अवरुद्ध विकास तथा दिशाहीन जीवन का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि ये आपके जो भी शिक्षक हैं या उनके मित्र हैं, तो उनकी संवेदनहीनता के कारण बहुत से जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक कहने का यहाँ साफ तात्पर्य, विशिष्ट, देखिए सब चीज का परिभाषा अलग अलग निकलेगा और वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि विशिष्ट बालक किसको कहते हैं, प्रतिभाशील बालक किसको कहते हैं, समस्या वाले बालक किसको कहते हैं, फिर आपका बाकी जो अक्षमता वाले हैं तो उनको किस किस कैटेगरी में, तो वो सब भी देखेंगे हम लोग, एकदम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो उनके साथ क्या करते हैं कि समाज, परिवार, अध्यापक या मित्र, जो भी अध्यापक या जो भी मित्र वगैरह हैं, यानी कि उन बालकों के जो ठीक से बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो उनके साथ संवेदनहीनता भरी जो प्रवृत्ति है अपनाते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि असंवेदनशील अगर आप रहिएगा तो उन बालकों के लिए कौन सोचेगा और कैसे उनको डेवलप किया जाएगा। तो बालक में शैक्षिक योग्यता होने पर भी उनका परिवार, देखिएगा, बालक को विद्यालय भेजने में रुचि नहीं रखता। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं चूंकि आप सब लोगों को पता ही है कि पूरा 8 से लेकर 12 तक ट्यूशन्स वगैरह लेता हूँ, तो मैं एक बच्ची को मैंने फ्री ऑफर भी किया था, बट बड़े ही सेल्फ रेस्पेक्टेड वाले पेरेंट्स थे उसके, तो वो बच्ची पाँव से मतलब थोड़ी सी वो थी, कमज़ोर थी चलने में, तो मदर को आना ही पड़ता था डेली किसी न किसी कारणवश। और अच्छा है कि वो बच्ची आज अच्छा पढ़ रही है और चैतन्य में पढ़ रही है, धीरे धीरे उसने बहुत ग्रो किया। तो मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता था कि मेरा जो क्लास है ऊपर था, ठीक है। अब चाह के भी, मतलब क्लासेस ऊपर थी, सीढ़ी से चढ़ना पड़ता था, फिर भी वो बच्ची बड़ा स्ट्रगल करके आती थी, मैं वेट करता था, क्योंकि मैं क्या कर सकता था वेट के अलावा, ऊपर क्लास है तो बच्ची चढ़ती थी आराम से, तो मैं उसका डेली वेट किया करता था। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी संवेदना व्यक्त करनी पड़ेगी ऐसे विद्यार्थियों के प्रति, और उससे काम बन जाएगा। वो खुद भी अपने जीवन के लिए स्ट्रगल करना जानते हैं आज के डेट में, बस हाँ पेरेंट्स मैटर करते हैं कि डेली उसकी माँ उसको उतना दूर पैदल लेके आती थी और फिर डेली छुट्टी से पहले 20 मिनट पहले, 10 मिनट पहले वो आ जाया करती थी क्लास। तो मैं बोलता था मैं छुट्टी कर देता, तो बोलती थी नहीं नहीं आप पढ़ाइए, बच्चों का नुकसान मत कीजिए, और उसके बाद वो वेट करती थी और उसके बाद लेके जाती थी। तो ये चीज़ें जो जनरली स्कूलों में देखी जाती है, लेकिन ट्यूशन्स के लिए ऐसा देखना बहुत कम मिलता है, और ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित भी करती थी। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो मैंने बताया कि बहुत लोग संवेदनहीन होते हैं, मतलब कि अब कहाँ कौन आएगा डेली लेके जाने, कौन आएगा डेली इंतजार करेगा, और कोई भी टीचर है तो वो क्यों ही वेट करेगा। तो ऐसे में ये जो बच्चे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, ठीक है। उनके में योग्यता होती है सीख के कुछ अच्छा करने की, लेकिन किसी कारणवश या कहीं ना कहीं कोई भी एक संवेदन हीन हो गया, या मैं या मान लीजिए उसकी जो पालक थी, तो वो बच्ची तो शिक्षा से वंचित हो जाती ना, क्योंकि उसके लिए चैलेंजेस था वहां तक पहुंचना, सीखना उसके लिए चैलेंजेस नहीं था, ठीक है, उसके लिए चुनौती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के ऊपर या जो भी आसपास का जो उसका परिवेश है उस पर आश्रित होते हैं। तो हमें संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, वहाँ हमें संवेदनशील होना चाहिए। तो बालक को बोझ नहीं समझना है, ठीक है। तो बालक को बोझ समझ के चिंता और दया दृष्टि से देखा जाता है, तो उनको बोझ या दया दृष्टि से नहीं देखिए, उनको भी पूरा हक है, ठीक।
अब अगला है थर्ड पॉइंट कि समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा। अब उनको जो भी समस्या हो रही है तो उसकी अपेक्षा कर देना कि मतलब अब इनके समस्या की निराकरण को कौन करेगा, कौन फंसने जाएगा इसमें, कौन अपना समय व्यस्त करेगा। तो इस तरीके की जो चुनौती है समेकित शिक्षा के लिए बहुत ही घातक है। जैसे कि समाज में जानकारी का अभाव उपरोक्त समस्याओं में वृद्धि करता है। जैसे कि अब मान लीजिए एक बालक है, ठीक है, और बड़ा ही शार्प माइंडेड है, बट उसकी आंखें नहीं है या वो देख पाने में सक्षम नहीं है। तो सबको पता है कि, आपको पता है, मुझे पता है कि ब्रेल लिपि के द्वारा हम उनको एजुकेट कर सकते हैं और बड़ा ही अच्छा उन लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कैंप एरिया, स्लम जैसा, मतलब यहाँ पे मोस्टली अब अच्छे लोग अब निकल के आने लगे हैं। मतलब मैं एक समय पहले की बात कर रहा हूँ। तो लोगों को नहीं मालूम कि ऐसा भी कुछ होता है और हम पढ़ाएं बच्चों को ब्रेल लिपि के थ्रू तो वो एजुकेट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जानकारी का अभाव इसमें सबसे खतरनाक चीज़ साबित हो सकता है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। और ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण विभिन्न योग्यता वाले बालकों की समस्याओं के निराकरण की जो अपेक्षा है, ठीक है, उत्पन्न करता है। संबंधित ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की नितांत क्या है, आवश्यकता है। आवश्यकता तो बिल्कुल है, लेकिन वही है कि संवेदनहीनता और जानकारी का अभाव। तो ये समेकित शिक्षा के सबसे बड़े क्या कहने चाहिए, चुनौती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? समेकित शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा है या समेकित शिक्षा जिसको आप बोल रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? तो किसी भी कार्य की सफलता, सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण एवं उद्देश्यों में समय अनुसार परिवर्तन, ठीक है, कि सबसे पहले आप एक एम डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसमें लचीलापन होना चाहिए कि आगे जाके समय अनुसार आप क्या करें, उसमें परिवर्तन ला सकें, ठीक। तो समेकित शिक्षा के जो उद्देश्य है वो निम्न हो सकते हैं। पहला, बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से अलग किए बिना उसकी आंतरिक क्षमताओं को उभार, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, उसको मुख्य धारा से अलग नहीं करना है और जो भी उसकी इंटरनल एबिलिटीज हैं उनको आपको ग्रो करने के लिए पूरा मौका देना है। अपनी शक्ति का अधिकतम उपयोग करने की योग्यता विकसित करना और उन बालकों में भी अपनी शक्ति का क्या करना है, उन बालकों, क्या सामान्य बालकों में भी या असामान्य बालकों में भी, दोनों में भी आपको क्या करना है कि जो उनकी शक्ति है उसकी अधिकतम क्षमता का उपयोग करने का क्षमता विकसित करना, ठीक है, योग्यता विकसित करना। बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। बालकों में दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता के अनुरूप कौशल का विकास, ठीक है, कि मान लीजिए अब मान लीजिए कि इसके एग्जांपल्स के तौर पर हम देख सकते हैं कि बहुत से बालक ऐसे भी होते हैं जो आपके गणितीय ज्ञान में या साइंस का कोई फैक्ट, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो हम धीरे से उनको किसी और में शिफ्ट करेंगे जहाँ इंटरेस्ट हो, या देखेंगे कि उनमें जो कमियां हैं तो कहीं ना कहीं उनको उनके हिसाब से उनमें किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जो स्किल है उनको डेवलप करके उसको उसके लिए तैयार किया जाए, कहीं वो अपनी ज़िंदगी में मतलब किसी भी तरीके से छोड़ा ना जाए। समेकित शिक्षा का साफ प्रयास यही होता है कि कोई पढ़ने में, चीज़ों को याद करने में अगर उतना सक्षम नहीं है तो उसको किसी पर्टिकुलर स्किल में हम डेवलप करें कि वो अपने जीवन का निर्वहन सम्मानपूर्वक कर सके आगे चल के, ठीक है। तो ये चीज़ है कि कौशल का विकास, पालकों में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और उचित समायोजन, ठीक है, कि एकदम हाईली एकोमोडेट कर पाए वो अपनी सोसाइटी के साथ और एक पॉजिटिव उसका व्यू पॉइंट रहे। समाज का बालकों के प्रति संवेदनशीलता का विकास, और जो समाज रहे हमेशा बालकों के प्रति क्या रहे, सेंसिटिव रहे। सीखने की प्रकृति का विकास, उनमें हमेशा जो है सीखने की एक प्रकृति रहे और बालकों में नव जीवन का संचार। तो ये थे हमारे समेकित शिक्षा के उद्देश्य कि इस शिक्षा का क्या ही उद्देश्य हो सकता है। तो ये मुख्य बिंदु थे। समेकित शिक्षा योजना की प्रासंगिकता निम्न बिंदुओं पर आधारित है। अब वो बिंदु कौन कौन से हैं देखते हैं। अधिकांश छात्रों को विकलांगता के कारण शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते। अब तक मैंने पूरा आपको ये डिटेल में समझाया है कि अगर किसी भी प्रकार की विकलांगता अगर है तो संवेदनहीनता के कारण, चाहे वो उसका परिवार दिखाए, चाहे उसके मित्र दिखाएं, चाहे सोसाइटी दिखाए, समाज दिखाए, चाहे विद्यालय और शिक्षक दिखाए, तो कहीं ना कहीं वो अवसर से वंचित रह जाते हैं। जबकि वो मानसिक रूप से सक्षम होते हैं लेकिन किसी न किसी विकलांगता के कारण अब वो आश्रित हैं कहीं ना कहीं, तो वो उनको अवसर नहीं मिल पा जाता। अच्छा, संविधान के 93वें संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है, 93वें संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
प्राप्त है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। आगे पढ़िए कि समावेशी शिक्षा योजना यानी आईईएस, ठीक है, इस पॉइंट को आप कट कर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि अब ये था 2015 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूर्णतः साक्षर बनाना है। तो फिर भी याद रखिएगा कि समावेशी शिक्षा योजना का लक्ष्य कब तक का था जी, 2015 तक का। किस लिए था? सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या करना था? पूर्ण साक्षर बनाना है। तो याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, विकलांगता से संबंध पीडब्ल्यू और एक्ट 1995, इसको याद रखिएगा, ठीक है, के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक सभी विशेष बालकों को सरकार की ओर से समस्त सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। एक्ट 1995 के तहत सरकार क्या करेगी? 18 वर्ष तक के सभी जो विशेष बालक हैं किसी भी तरीके से, तो उनको क्या करेगी? शिक्षा प्रदान करना आवश्यक करवाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद 2000 के स्कूली शिक्षा के नियमानुसार यह विषय अनुसार द्वारा सभी विकलांगों को अधिगम सहायक समावेशी शिक्षा प्रदान करने की संस्तुति की गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद 2000, ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद 2000 के द्वारा, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ये था हमारा योजना। अगला है अधिगम अक्षमता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वो जो है अधिगम अक्षमता उसको और डिटेल में बेहतरीन तरीके से मैं लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।